के नागरिकों को विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य किया गया है। कोई भी भारतीय नागरिक अपने हृदय के मन के विचार व्यक्त कर सकता है, उनको कहने का कार्य कर सकता है, लेकिन उन विचारों के माध्यम से किसी दूसरे नागरिक को सम्मान को, दूसरे नागरिक को किसी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आगे अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन उस सम्मेलन के अंतर्गत अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं होना चाहिए। आगे है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। भारत का संविधान यह कहता है कि भारत में जो नागरिक हैं अपना एक संगठन बना सकते हैं, अपना एक समुदाय बना सकते हैं और उस संगठन और समुदाय के लिए कार्य कर सकते हैं। सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। भारत का संविधान यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक भारतीय राज्य क्षेत्र की सीमा में किसी भी स्थान पर आ सकता है और जा सकता है, इस तरह की उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होगी। आगे है निवास की स्वतंत्रता। भारत के संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी स्थान में भारतीय क्षेत्र के किसी भी स्थान में भारतीय नागरिक निवास कर सकता है। आगे है वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा व्यापार कर सकता है जो कानून की दृष्टि में उचित समझा जाए, सही समझा जाए, वो व्यापार करने की उसको पूर्ण रूप से आजादी प्राप्त होगी, स्वतंत्रता उसको प्राप्त होगी। आगे है कि भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को कुछ व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है। पहला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, कि भारत के संविधान के माध्यम से भारत के नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए पकड़ा जाता है तो वह तब तक अपराधी नहीं है जब तक उसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, और किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा देने का प्रावधान नहीं किया गया है। आगे है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए संविधान में जो सजा का प्रावधान है, दंड का जो प्रावधान है, उस सजा से ज्यादा सजा उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए नहीं दी जा सकती। आगे है जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। भारत के संविधान के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिकों को जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया गया है। भारत का संविधान यह कहता है कि देश के सामने कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे देश में आपातकाल की स्थिति हो, उस स्थिति में भी जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। बहुत ही ज्यादा ऐसी परिस्थिति है तब इस पर प्रतिबंध की संभावना व्यक्त की जा सकती है, नहीं तो जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाएगा, इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे है बंदीकरण में संरक्षण, कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण जानने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति को किसी अपराध के लिए बंदी बनाया गया है तो उसके लिए उसको कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। जिस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना जरूरी है। इस तरह यह मौलिक स्वतंत्रताएं भारत के संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान करने का कार्य किया गया है। अब हम पढ़ेंगे निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी से तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है लेकिन उसके अपराध करने की संभावना है किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध, तो इस परिस्थिति में भारत के संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अपराध होने से पहले उस अपराध को रोकने के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और अपराध की संभावना को ध्यान में रखते हुए 3 महीने तक उसको नजरबंद किया जा सकता है। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जब बात करते हैं तो सन 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू किया गया, बाद में इसको कानून बनाने का कार्य किया गया। इसके साथ साथ जून 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में संशोधन किया गया। दूसरा
बाद में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए एक कठोर कानून बनाया गया, उसको गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश के अंतर्गत शामिल करने का कार्य किया गया। आगे जब हम निवारक निरोध अधिनियम का मूल्यांकन करते हैं तो भारत में जो भी सरकार सत्ता में होती है उसके द्वारा निवारक नजरबंदी कानून का उपयोग किया जाता है। तो विपक्षी जो पार्टियां हैं, विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं, उनके द्वारा यह कहकर आलोचना की जाती है कि सरकार के द्वारा शक्तियों का गलत ढंग से उपयोग किया जा रहा है, लेकिन यह वास्तव में सही नहीं है। जो सरकार सत्ता में होती है, जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है, वो राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कानून का उपयोग करता है। तो इस कानून की चाहे कितनी भी आलोचना कर ली जाए, लेकिन राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कानून काफी उपयोगी है, काफी महत्वपूर्ण है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार का। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि भारत में आजादी से पहले राजाओं का, जागीरदारों का, सामंतों का शासन हुआ करता था और उस समय मानव का क्रय विक्रय किया जाता था या बेगार की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद में भारतीय संविधान बना और उसको लागू किया गया, उसमें यह पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई कि भारत में मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई, बेकार पर रोक लगा दी गई कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य करेगा, कार्य के बदले जो भी उसका वेतन बनता है, उस कार्य का जो मूल्य बनता है, उसका भुगतान उसको किया जाएगा। बेकार प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। इसके साथ साथ मानव के क्रय विक्रय पर भी रोक लगाने का कार्य किया गया। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें जो शामिल किया गया बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कोई भी जोखिम भरे जो कार्य होते हैं, कारखानों में, खानों में या जोखिम वाले कार्यों में, उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया कि उनको नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, कोई कारखाना मालिक ऐसा करता है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को काम पर रखता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अधिकार के माध्यम से भारतीय नागरिकों को शोषण से मुक्ति प्रदान करने का कार्य